गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आप कंफर्म रहिए कि आपने पहला वीडियो देखा है। तो पहला वीडियो देख लीजिए, तभी करके आपको आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, कल सिंपल हार्मोनिक मोशन में कई सारे बेसिक चीजें पढ़े थे हम लोग, और हम लोगों के पास कई सारे इक्वेशंस निकल के आए थे। हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आए थे वो था f बराबर -x, कि अगर कोई पार्टिकल है ये, और अगर ये एक्सेशन कर रहा है within this region, this is a minus a, उधर है a, and this is what a, और ये पार्टिकल का मास m है, और ये अगर एक्सेशन कर रहा है तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे आया है हमारे पास। ठीक है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आया था -ω²x। ठीक है, जिसमें ω² हमने माना था क्या, k/m, आपको याद होगा। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग v बराबर पढ़े थे ω√a² - x²। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग ये हम x एज अ फंक्शन ऑफ t भी निकाले थे, जो कि आया था एम्पलीट्यूड sin ωt plus 5। ओके, एंड आफ्टर दैट v इज इक्वल टू a cos ωt plus 5। ठीक है, और a बराबर -ω² या फिर -aω² sin ωt plus 5। यहां तक हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस मोशन, ये ऐसे ऐसे करता है। इज दिस ओके? चलिए हम लोग इसकी बातें करते हैं, इसी बात को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये भी देख लिए थे यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, और ये सब लिखवा दिए थे, और यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ एक एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मोशन करेगा इस तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 से मैक्सिमम, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा भाई, क्यों घटेगा? तो घटेगा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस वजह से। कल हम लोग ये देख चुके थे। तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है और वेलोसिटी घटता है। अगर हम इसकी उल्टी बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इधर जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम से 0 की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन घटेगा और वेलोसिटी बढ़ेगा। ये 0 से मैक्सिमम तक जाएगा। ये सारी कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और इस तरह के मोशन का एक एग्जांपल भी देखे थे हम लोग, जो कि स्प्रिंग मास सिस्टम था, वो भी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। ओके, सो चलिए ठीक है, अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें कुछ बातें आपको समझ में आएंगी क्लियरिटी से जब हम इसको प्रोजेक्शन और सर्कुलर मोशन के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब जो है आपको डालना है टॉपिक डालना है। टॉपिक डालना है एनालॉजी ऑफ SHM विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके तो कई बार आप देखोगे तो आपको, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी ऑफ SHM विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, और इसका प्रोजेक्शन विथ, बेटर टू राइट, विथ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों कई बार आपको ये मिलेगा आपके बुक्स वगैरह में, बहुत सारे बुकों में देखोगे तो सर्कुलर मोशन के हेल्प से आपको SHM को समझाया होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हम पहले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा बेटर क्लियरिटी आता है। हम लोग भी यहाँ देखेंगे इसको कैसे समझा जा सकता है।
क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एसेंशियल है? आंसर है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और ये सेंटर है और यहाँ एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि चल रहा है ओमेगा से, ठीक है, कांस्टेंट। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसका अल्फा क्या हो? 0 हो। अगर अल्फा 0 होगा तो ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट। सीधी बात, ठीक है ना। और ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई साहब इसकी मदद से हम एसेंशियल कैसे पढ़ेंगे? देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं, कोई खास बात नहीं होगा इसमें। लेकिन ये कह रहा है कि ये एसेंशियल में आंसर नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है। क्या इसके हेल्प से हम एसेंशियल पढ़ सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप सही है, ठीक है। टॉपिक क्या है? एनालॉजी ऑफ एसेंशियल विद प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई। क्या होता है? परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, ठीक है ना। तो इसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए इसको, अगर ये एक्सिस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलिए पार्टिकल मान लीजिए यहां है और ये किस स्पीड से चल रहा है? ओमेगा से। किससे चल रहा है? ओमेगा से। और मान लीजिए कि एट t = 0 पे ये यहां पे है, एट t = 0 पे यहां पे है और एट t = t पे यहां है, ठीक। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अरे ओमेगा बराबर थीटा पर t होता है, तो थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा इनटू t। तो ये एंगल कितना चलेगा? ओमेगा इनटू t। इस दिस होगी। अच्छा, अब मुझे लेना क्या है? प्रोजेक्शन। क्या लेना है? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हम इधर से लाइट जलाएंगे और उसकी परछाई लेने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखाएंगे ये चीज, आप देखिएगा भी, आपको देख के भी समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। पहले थ्योरेटिकली देख लीजिए। इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे, मान लीजिए हम इसकी बात करें, ठीक है, इस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हमको इस एक्सिस पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? अगर हम इधर से टॉर्च जलाएं तो हमको इस पे क्या दिखेगा? हमको तो यही दिखेगा ना, इतने दूर का चीज, ठीक है। आई बात समझ में? इसका रेडियस कितना होगा? तो आंसर है a। बिल्कुल सही बात है ना। अगर मान लो कि ये एसेंशियल मोशन क्रिएट करेगा, इसका एक एम्पलीट्यूड भी होगा, तो ये उसका एम्पलीट्यूड होगा इसके बराबर, ठीक है ना। तो इसका ये रेडियस होगा किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड के। लिख लीजिए एम्पलीट्यूड के बराबर। इसकी मदद से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका हमको प्रोजेक्शन लेना है तो हमको इस वाले प्लेन पे क्या दिखेगा? तो हमको ये दिखेगा। अगर हम ऐसे टॉर्च जलाए और इसको ऐसे देखें पार्टिकल को, तो पार्टिकल तो हमको मीन पोजीशन से यहाँ पे नजर आएगा, बस ये थोड़ी ना नजर आएगा कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, बट उसके प्रोजेक्शन से हम एसेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या कहीं ना कहीं ये हमको दिखेगा इस प्लेन पे, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? x, ठीक है। ये क्या है? x। बोलो बातें समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात। x, ठीक है। और ये जा किधर रहा है? ऐसे। अगर ये जा इधर रहा है तो आप सारी बात ध्यान से देखेंगे। ये यहां से आएगा x कितने टाइम में? t टाइम में। अब इसको देखते हैं कि क्या ये x मेरा पहले वाला रिलेशन, जो ये वाला रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है क्या? देखते हैं। ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? तो ये वाला पोर्शन होगा a sin ओमेगा t। x = a sin ओमेगा t। दोस्तों फाई वाला भी बात आएगा, मैं बताऊंगा फाई वाला बात। पहले मान लीजिए कि सपोज कि फाई 0 है। फाई क्या है? 0। फाई क्या है? 0। लेट फाई टू बी 0। अगर फाई 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भाई, a
और ये sin ओमेगा t से ये पोर्शन आएगा। तो इसके प्रोजेक्शन में क्या दिखेगा हमको? आंसर a sin ओमेगा t। आई बात समझ में? तो क्या ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई किया? फॉर फाई इक्वल टू 0 आंसर बिल्कुल सर, काम तो किया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए इसका वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ है। इसका वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ है। तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों? देखिए मैं बताता हूं। अगर इसको ऐसे कर दें, ये ओमेगा टी है तो ये कितना है? अगर आप ध्यान से देखो ये कितना है? ये होगा कितना? ये होगा हाँ ठीक है, x sin ओमेगा, हाँ ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है। अब देखिए अगर ये ओमेगा टी है तो ये कितना होगा? तो 90 माइनस ओमेगा टी कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा टी। और ये कितना है? ये तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री हो तो ये कितना होगा? ओमेगा टी कितना होगा? ओमेगा टी। तो मुझे तो इसका प्रोजेक्शन लेना है किस प्लेन में? इस प्लेन में, मतलब ये वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको ये वाला कंपोनेंट देखना है, क्योंकि हमको प्रोजेक्शन अब जो भी लेना है वो इसी लाइन में लेके चलना है। ठीक, तो हमको ये बताइए इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? बोलिए। दैट मस्ट बी v cos ओमेगा t, है कि नहीं? अच्छा, सर्कुलर मोशन में v बराबर r ओमेगा होता है कि नहीं होता है? तो इस केस में v बराबर क्या होगा? a ओमेगा, क्योंकि r बराबर क्या है? a। तो इसको हम लिख सकते हैं a ओमेगा cos ओमेगा t। देखिए वो रिलेशन से सही है कि नहीं? a ओमेगा cos ओमेगा t है कि नहीं? आ रहा है? तो यहां से आपको ये भी आ गया v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। फाई यहां पे 0 है, अभी फाई का कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक, अब बात करें एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन देखिए दोस्तों, तो इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सप्रेशन होता है जो कि रेडियल एक्सेलरेशन का होता ही है। और ये होता कितना है? तो आंसर है ये होता है सर ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां पे ये क्या है? ओमेगा इसका रेडियस कितना है? a। और उसका कौन सा कंपोनेंट? इस लाइन में। तो इस लाइन में कंपोनेंट कौन गिरेगा? ये वाला नीचे की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर। अच्छा कौन सा? अगर ये ओमेगा टी है तो ये कितना है? 90 माइनस ओमेगा टी। तो a ओमेगा स्क्वायर cos 90 माइनस ओमेगा टी, a ओमेगा स्क्वायर cos 90 माइनस ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। देखिए वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो आंसर हाँ सर, बात तो आपकी सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एसएचएम के तरीके से समझ सकते हैं? तो आंसर हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। अब ये तो हमारा समझा हुआ है, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसकी मदद से, अपने पुराने समझ की मदद से हम लोग नए चीज को पढ़ेंगे, इसलिए ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। आई बात समझ में? ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इन सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, अब एसएचएम कैसे करता है वो देखिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आपको, ये देखिए एसएचएम इसमें कैसे करेगा। अगर फिजिकली को देखना चाहते हैं तो कैसा दिखाई देगा?
तो दिखाई कुछ ऐसा देगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये जनरली हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको x लिया है तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं, ये x हो जाए और ये y हो जाए, वो मेरे ऊपर है, जैसे मर्जी मिलेगा, ठीक है ना। तो हमको प्रोजेक्शन किस एक्सिस में चाहिए था, x एक्सिस में कि y एक्सिस में? तो आंसर है y एक्सिस में। तो सॉरी x एक्सिस में, x एक्सिस के रिलेशन में सारा कुछ हमने निकाल दिया आंसर। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए ये x एक्सिस है तो इसको कुछ समझना है, ठीक है, और ये मान लीजिए y एक्सिस है, ठीक। अब समझिए, मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, तो at t = 0 पे यहां पे मान लीजिए पहला पोजीशन है, ठीक है, तो ये पहला पोजीशन है, ठीक है। अब ये यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, ये इसका दूसरा पोजीशन है, इसका प्रोजेक्शन कहां दिखाई देगा, यहां, ये इसका दूसरा पोजीशन, ठीक। उसके बाद फिर ये चल के कहां गया, यहां पे 90 डिग्री, तो ये कहां पे पहुंच गया, यहां पे ना। जब फिर ये यहां पे पहुंच गया, ये कौन सा पोजीशन 2 3, ये यहां पे 3, ठीक। फिर ये पहुंच गया, यहां से यहां आएगा, क्योंकि चल तो ऐसे रहा है ना, ये याद रखिएगा, चलेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है बेसिकली, इसलिए डायरेक्शन लेते हैं, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सो ये इधर आ गया। अब इसके प्रोजेक्शन को अगर देखेंगे तो वहां क्या दिखाई देगा, हमको वहां ये दिखाई देगा 3 और ये 4 है, तो यहीं पे फिर दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहां पे आ जाएंगे 5, तो फिर ये हमको यहां पे दिखाई देगा। क्या टाइम पीरियड पूरा हो गया, आंसर है नहीं, टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको एक चीज यहां पे और बताना चाहता हूं, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। दोस्तों टाइम पीरियड का एक बेटर डेफिनेशन है, आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं। टाइम पीरियड T, ठीक है ना, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल। सबसे पहली बात तो ये छोटा मोटा डेफिनेशन है, सब जानते हैं लोग, कंप्लीट साइकिल, ओके। और इट इज टाइम टेकन by the particle to again become in initial state or in same phase। इस बात को थोड़ा समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू अगेन बिकम, मतलब अगेन कम इन इनिशियल स्टेट और इन सेम फेज, मतलब जिस फेज में पहले था सेम फेज, और बेसिकली बोला जाए तो इनिशियल फेज, ओके। तो कहने का मतलब है, आप ध्यान से देखिए, ये यहां से जब चला था, यहां से इसका वेलोसिटी किस तरफ था, ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ। आपको मैंने भी बताया ना, आप देखिए वेलोसिटी है तो उसका पोजीशन ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी तो पॉजिटिव आया था। इसका वेलोसिटी यहां से यहां गया तो किधर है, इधर, फिर यहां से यहां गया तो किधर था, इधर, 3 पे जब पहुंचा उसके फिर यहीं से डाउन मार्च शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिए, यहां से डाउन मार्च शुरू हुआ, फिर यहां 4 पे फिर डाउन आया, ठीक है, फिर यहां 5 पे फिर किधर है, वो तो डाउन ही है। तो यहां पे इस पार्टिकल का फेज कैसा है, ऊपर की तरफ, कैसा है, ऊपर की तरफ, कैसा है, ऊपर की तरफ। दूसरी बात, हम आपको कभी भी ये बोले ना कि फेज का क्या मतलब होता है, फेज का मतलब होता है दोस्तों एंगल। एक चीज और समझ लीजिए,
अगर हम लिखते हैं x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, दोस्तों इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज, इस एंगल को बोलते हैं टोटल फेज, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर देखो, अगर हम ये समझे कि इन सेम स्टेट का मतलब ये है कि अगर ये 5 पे पहुंचा तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, जबकि इनिशियल स्टेट पे किधर था, ऊपर, तो ये सेम स्टेट पे नहीं है। सेम स्टेट पे कब होगा, जब अगेन इसका डायरेक्शन किधर हो जाए, ऊपर की तरफ, पहली बात ये, ठीक है। अच्छा, सेम फेज का मतलब क्या होता है, यहां पे इसका एंगल इससे कितना बन रहा है, इस पॉइंट पे, जब वो खड़ा ही नहीं है तो 0 डिग्री, लेकिन यहां पे कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। बट प्रोजेक्शन में तो दोनों सेम ही नजर आएंगे हमको, लेकिन दोनों का फेज सेम नहीं है, एक का फेज 0 है, एक का फेज कितना है 180 डिग्री, तो टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कब पूरा होगा देखिए। अब इधर से इधर चला, मान लीजिए इधर चला, मान लीजिए इधर चला, यहां पे, तो इस ये 6, इसका प्रोजेक्शन कहां दिखेगा, यहां, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ये 6, ठीक। उसके बाद किधर आएगा, नीचे, इसका प्रोजेक्शन क्या दिखेगा, ये मान लो 7 है, फिर ये मान लीजिए यहां, ठीक है, ये 8, ये 8, अब ये इसका प्रोजेक्शन क्या दिखेगा, यहीं पे दिखेगा, 7 के बाद 8, अब ये ऊपर जाना शुरू किया, ये 8, अब ये ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है ना, अब ये ऊपर जाना शुरू किया, फिर पहुंचा कहां, यहां पे, तो मान लीजिए अब जो पहुंचा वो है 9, ठीक है। क्या अब पहले जो फेज में था, जो 1 में था, क्या वही अब 9 में आ गया, आंसर है हां। क्या अब एक टाइम पीरियड पूरा हो गया, आंसर है हां। तो टाइम पीरियड का बारीक डेफिनेशन यही है कि जब दोनों सेम फेज में हो जाए तब हम क्या बोलेंगे कि एक टाइम पीरियड पूरा हो जाए। मतलब जब वो अपना सफर स्टार्ट किया, वो सफर पूरा करने में जब वापस वो उसी स्टेट में आ गया जिस स्टेट में वो शुरुआत किया था, ठीक है, या उसी एंगल में आ जाए जिससे वो शुरुआत किया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई तो क्या ये सिस्टम हुआ, आंसर है बिल्कुल ये यहां पे ये ऐसे आया और फिर वापस हुआ ना सेक्शन। एक बार यहां शुरू हुआ, ये एक टाइम पीरियड पूरा, एक साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहां से स्टार्ट होता है तो 5 क्या होता है, 0। अब समझ में आ जाएगा क्या होता है, 5 क्या होता है, 0, ठीक है। इतना सारा चीज आपको अगर लिखा होगा तो नोट में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको बना लीजिए। इसको बनाने के बाद देखिए इसमें आपको क्या अपने आप से पूछिए, क्या प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हमको एक सिस्टम का एनालॉजी दिखाता है, तो आंसर है बिल्कुल दिखाता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम उसको अब समझेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ठीक है, इसको लिख लो, फिर इसको बना लो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कुछ अच्छी सी बातों पर। देखिए हम इसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में UCM SHM, UCM का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें रेडियस क्या होगा, a। रेडियस क्या है, a। इसमें ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाई t। ये घूमा पूरा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन t। पढ़े होंगे आपने एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड पढ़ा है ना आपने, थीटा अपॉन t। तो अगर ये पूरा यहां से लेकर यहां घूम गया तो टोटल एंगल कितना हुआ, 2 पाई। और कितने समय में किया,
यहां से यहां तक कितने समय में आया, एक टाइम पीरियड में। लेकिन यहां इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब हम यहां आते हैं, हम आपसे ये पूछें, हमको ये बताइए इसका, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये टोटल कितना घूमा, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एंगुलर टर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, खैर मुझे पहले ये बताइए, क्या ये जो घूम रहा है और इसका जो टाइम पीरियड है, क्या दोनों सेम है? आंसर है बिल्कुल सेम है। आंसर है बिल्कुल सेम है। समझ आया? क्या ये जितने टाइम पीरियड में आ रहा है, उतने ही टाइम पीरियड में ये भी अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रहा है? आंसर बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। यानी कि टाइम पीरियड इसका और इसका दोनों का सेम है। ठीक, तो यहां पे दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, यहां पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम न्यू से जोड़ करते हैं, एंड दैट इज 1/t, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। ये ऐसा यूनिट का हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसको सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, बट डिनोट हम इसको हर्ट्ज से करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर ये पीरियोडिक मोशन है, सुना ध्यान से, अगर ये पीरियोडिक मोशन है, निश्चित समय के बाद रिपीट करता है, रिपीट करने वाले जो भी मोशन होते हैं, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं कि एक सेकंड में वो कितनी बार आ रहा है, जिससे कि उसके रफ्तार का पता लगाया जा सके, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, तो समझिए कि इसका क्या मतलब है। अगर 10,000 में फ्रीक्वेंसी आ गया, 10,000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि एक सेकंड में 10,000 बार वो अपना साइकिल पूरा किया है। आई बात समझ में? एक सेकंड में वो 10,000 बार साइकिल अपना पूरा किया है, ठीक। अच्छा सर, और यहां पे डिफाइन करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसको भी हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्यों ओमेगा से डिनोट करते हैं? क्यों ओमेगा से डिनोट करते हैं? अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे एक एंगल आता है और यहां एक फ्रीक्वेंसी आता है, इसलिए इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि हमारे एसएचएम में बार-बार ये टर्म आता है, इसलिए इसको एक डेफिनेशन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई न्यू, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन पर सेकंड। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनें। इसमें इसका यूनिट हम देंगे रेडियन पर सेकंड, ठीक है। लेकिन कई बार बुकों में देखोगे तो ये रेडियन पर सेकंड में नहीं दिया रहेगा। कई बार मैंने बुकों में भी देखा है ये रेडियन पर सेकंड नहीं दिया रहेगा, ये आपको सेकंड इनवर्स दिया रहेगा, और एक्चुअली में देखो तो है वही, क्योंकि यहाँ एंगल का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ एंगल का कोई काम नहीं है, तो सेकंड इनवर्स भी दिया रहेगा। तो आपको बस समझना ये कि सेकंड इनवर्स जो दिया हुआ है बुक में, तो आपको क्या समझना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या समझना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब हर्ट्ज दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, इसको ओमेगा क्यों दिए हैं, उसके पीछे भी एक वजह है। क्या हम इसको न्यू को 1/t लिख सकते हैं? तो क्या वो ऐसा ही होगा, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 पाई को कवर करता है कितने t में, यानी कि इसका रफ्तार और इसका रफ्तार दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? आंसर हाँ, बिल्कुल सेम है। ये दोनों रफ्तार क्या है? सेम है। तो सर वहां भी 2π/t फॉर्मूला है, यहां भी 2π/t फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसको तो ओमेगा से करते थे। अच्छा, क्योंकि ये 2π/t आ गया है, इसलिए इसको भी हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां उसको एंगुलर स्पीड नहीं बोलते हैं,
यहाँ पे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एसएचएम नहीं पढ़ रहे, ये हम यूनिफॉर्म ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम एसएचएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का टर्म आएगा, तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है और दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है। दोनों का फॉर्मूला सेम होने की वजह से इसको सिंबल भी सेम दिया गया, दैट इज 2 पाई बाय टी एंड दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये बात आप ध्यान रखें, लिख डालें इसको। क्योंकि कुछ कुछ टर्म है जो आपको इंपॉर्टेंट है, मैं इसे ग्राफ में भी दिखा सकता हूं, उससे ग्राफ में दिखाएंगे, पर सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी में हम फेज की बात करते हैं कि फेज कांस्टेंट क्या होता है, जो हमने वहां पढ़ा था। फेज कांस्टेंट क्या होता है? दोस्तों फेज कांस्टेंट क्या होता है? फेज कांस्टेंट देखिए ये है क्या, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, एंगल मूव्ड, एंगल मूव्ड बिफोर टाइम स्टार्ट्स, बिफोर टाइम स्टार्ट्स। ये एक एंगल है जो टाइम के शुरू होने से पहले ही कुछ दूर मूव कर लिया होता है, ठीक है। इसको देखिए ऐसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए स्टार्ट करें। तो देखिए फेज कांस्टेंट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल, ये है, आपको हमने एक्स लिया तो चलिए एक्स ही लेते हैं, और ये मान लीजिए, ठीक। और ये यहाँ पे पहले मूव कर चुका है, मान लीजिए कि वो फाई जो है मूव कर चुका है पहले, ठीक है, यानी एट t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है, पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो फाई क्या हुआ था 0, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट एट t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, और t इक्वल टू t में कुछ यहाँ बढ़ गया, t इक्वल टू t में कुछ यहाँ बन गया, ठीक है। तो वो कितना बढ़ गया, ओमेगा t। यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, ये है t इक्वल टू t, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्शन लेने का तरीका दोस्तों यही है, हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम वहां से पॉइंट निकालते हैं और ये देते हैं, ठीक है। और जहां पर कोई दिखेगा वहां से ये लाइन ऐसे कर लिए, यही दिखेगा। अब ये x है दोस्तों, अब ये x, ठीक है। अब ये x कितना होगा, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो यही होगा x। तो अगर ये x होगा तो इसका, अब ये एसएचएम है, हम यूनिफॉर्म ऑफ मोशन की मदद से तो पढ़ते हैं, बट उसका रेडियस क्या होता है a, और वो मूव करता है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, ठीक, कोई बात नहीं। तो अब ये a, अब ये कितना होगा, a sin, ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये फाई है, टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा t प्लस फाई। So this x is equal to what, a sin omega t plus ओमेगा टी प्लस, ठीक है। और उसी तरीके से इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा v, और उसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, v बराबर a ओमेगा करके देख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, cos ओमेगा टी प्लस, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालिएगा तो आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, तो वो वाला भी आ गया। तो हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको फेज कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। इनिशियल एंगल मूव्ड बाय द मोशन बिफोर इट स्टार्ट्स, यानी कि बिफोर टाइम स्टार्ट्स, यानी कि टाइम स्टार्ट यहां से हुआ है, ये टाइम स्टार्ट होने से पहले ही यहां तक मूव कर चुका था, ठीक है। मैंने
यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये तो मेरे ऊपर है कि t = 0 कहां पे ले, वो चल रहा है पहिया हम अचानक से ऐसे कर दिया, हम देख लीजिए तो हमको दिखाई देना चाहिए यहाँ पे, तो यहीं से शुरू करते हैं, वो तो हमारे ऊपर में है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन। अब इसको एसएचएम के तरीके से कैसे देखेंगे कि फेस कौन सा आपको समझ में आया, मुझे लगता है आई होप सो कि आपको समझ में आया। अब देखिए तो 5 ऊपर फेस कॉन्टेक्ट, ओके बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसका मोशन कैसे आया होगा, इसका मोशन आया होगा ये ऐसा, ये पार्टिकल यहां पे, अभी यहां पे नहीं देंगे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पार्टिकल यहां पे अब नहीं देंगे, पार्टिकल कुछ ऐसा मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया होगा, ये मीन पोजीशन है। अच्छा यहां से स्टार्ट होने से इसका मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बदलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपका मान लीजिए ए और ये है आपका, वही माइनस से कर लीजिए ना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये है t = 0, ठीक है, और ये मान लीजिए है x, ठीक है। और इसको बोला कि बताइए x कितना होगा, कौन सी बड़ी बात है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई है ना, और यहां पे हमने एक इंपल्स दिया, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर झटका दिया, इसको हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, एनर्जी। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, अब फ्रिक्शन नहीं तो एनर्जी को लेके बार-बार ऐसे करता रहेगा वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको दिए ऐसे, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया हमने दी, ठीक है, और t = 0 से पूछा x कितना है, कोई खास बात नहीं है, t = 0 पुट कर दीजिए sin, या t = 0 पुट कर दीजिए तो बचेगा sin। यही है आपका ये जो इनिशियल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, x0 समझ लीजिए ना, हमने प्रूफ भी x0 किया है, दिस इज x0, ठीक है। तो जनरल x जो है वो इस इक्वेशन से आता है, और t = 0 को कितना चला होगा, दैट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे, एंड दैट इज x0 एंड दैट इज a sin phi। वहां पे जाके उसको मैसेज कर दिए, या फिर पहले से चल रहा है या फिर पहले से चल रहा है, घड़ी हमने यहां पे शुरू किया। आई बात समझ में, ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर अबाउट इट, ओके। कुछ बातें और देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। जब हम ये बात पढ़ते हैं, जब हम ऐसे एसएचएम को पढ़ने जाते हैं, तो हमको एक बात समझ में आता है कि a बराबर होना चाहिए -ओमेगा²x, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आता है यानी कोई एक्सप्रेशन है, एक दूसरा हम कहां पे t = 0 लेंगे और उसको कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, वो तो मेरे ऊपर है ना भाई, किस डायरेक्शन में हम उसको वेलोसिटी देंगे। मान लो ये इधर दिया, हमको इधर देना होता तो फाई कुछ और होता है ना, हम इधर दिए हैं तो फाई कुछ और है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या देंगे वो भी तो मेरे ही ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल टाइम मतलब t = 0, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी मतलब विद डायरेक्शन, ठीक है ना। इनिशियल टाइम इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कोई कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो a बराबर -ओमेगा², इसके लिए क्या ये फॉलो नहीं है क्या, -ओमेगा² ऐसा बिल्कुल फॉलो है, क्यों नहीं फॉलो है, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है क्या, आंसर है, क्या वहां वेलोसिटी नहीं है क्या, आंसर है, क्यों नहीं है, सब कुछ है। लेकिन तो a -ओमेगा² किस पोजीशन के लिए वैलिड होगा, हम t जो यहाँ पे ले क्या तब भी वैलिड आंसर है ना, ये यहाँ वैलिड है क्या तब भी वैलिड आंसर है ना, यहाँ पे अगर ले यहाँ से अगर क्या तब भी वैलिड आंसर है ना, यहाँ पे आ जाए तब भी वैलिड है, यहाँ पे आ जाए तब भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है। तो कितने पोजीशन होंगे उसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशन, यानी कि सेम एक्सेलरेशन -ओमेगा² कितने सिचुएशंस के लिए वैलिड है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशंस के लिए।
ठीक है, लेकिन अब ये तो हाइपोथेटिकल बातें हो गई, बट काम की बात यही है कि हम लोगों को ये फिक्स करना होता है कि हम लोग इनिशियल टाइम कहां पे लेंगे, ठीक है, यानी t=0 कहां पे लेंगे, और दूसरा कि हमारा वेलोसिटी किस तरफ होगा, और या वेलोसिटी कितना होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जितना वेलोसिटी हम देते हैं, जितना तगड़ा बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड तो उतना ही बढ़ाएगा ना। मैं इसे इक्वेशन से भी दिखा दूंगा, बट कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि जितना जोर से मारेंगे वो उतना दूर जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड उतना बड़ा होगा। बातें समझ में, ये बात लिख लेंगे। गिवन वेलोसिटी डिसाइड्स ये मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक, बातें समझ में। अच्छा भाई, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझिएगा। अगर मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड हम बढ़ा दे, यहां से छोड़े, सिस्टम यही है, अभी यहां ए है ना, हम यहां पे ए लगा के यहां तक लाके छोड़े ऐसे, टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा, आंसर उतना ही रहेगा। टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता है, कैसे नहीं करता है समझिए। तो लिख देते हैं, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिस्टम। पहली बात तो ये, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपने पढ़ा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर के एफ ओमेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ये याद हो तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो यानी कि आपको एक बात समझ में आए, ओमेगा बराबर क्या होगा, रूट अंडर के बाई एम। अब बोलोगे प्लस माइनस, तो प्लस ही लेंगे, माइनस वाला ओमेगा माइनस कैसे होगा, 2π/t, टाइम नेगेटिव होगा क्या, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, ओमेगा बराबर के बाई एम, यहां पे कहीं एम्पलीट्यूड है क्या, तो आंसर नहीं है। अब मैंने क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन द गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का के क्या है, सिस्टम का के मतलब क्या, फोर्स कांस्टेंट। वो संयोग की बात है कि स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, बट ये हर समय पॉसिबल नहीं है। ये कौन सा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, और ये क्या है, मास। तो ये तो सिस्टम का प्रॉपर्टी है ना, कि हमने सिस्टम को कौन सा के प्रोवाइड करा है और उसका मास क्या है, कितना एम्पलीट्यूड किया, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर एक लेंथ है, जैसे मैं बताऊं, अगर टाइम पीरियड पेंडुलम का देखो तो होता है √2π/L/g, यहां कहीं एम्पलीट्यूड है क्या, आंसर नहीं। अगर हम इस पेंडुलम को यहीं पे लाके छोड़ रहे हैं तो टाइम पीरियड आ रहा है, मान लो 2 सेकंड आ रहा है, लेकिन अगर उसको यहां ले जाके छोड़े तब कितना आएगा, आंसर है तब भी 2 ही सेकंड आएगा। करके देख लीजिएगा घर में कभी, आपको उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये कहानी है। ओमेगा बराबर क्या हुआ, रूट अंडर के बाई एम। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, तो 2π/t बराबर रूट अंडर के बाई एम। तो t बराबर क्या हो गया दोस्तों, t बराबर हो गया 2π रूट अंडर m/3। ये दोनों चीज आप याद रखिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें ओमेगा निकाल के टाइम निकालेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ओमेगा ही निकालते हैं, और वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या है, वो इसको भी डिपेंड नहीं करता अपने t0 कहां पे लिया है, ठीक है ना। ये भी लिख देते हैं, वैसे वहां लिखा ही हुआ है, लेकिन ओमेगा डज नॉट डिपेंड initial situation
वो उस पर भी डिपेंड नहीं करता। मुझे ये चाहिए, मुझे एम चाहिए बस, और हमको सिस्टम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप याद रखिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा लिख लीजिए आप इसको पॉज करके। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, कोशिश कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है उसी का वीडियो है, और इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा, कैसे प्रोजेक्शन और सर्कुलर मोशन से डिसीजन देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, यही ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है ऐसे, देखिए, बट एक्चुअली ये क्या है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसी को अगर हम इधर से देखेंगे, मतलब जैसे ये सपोज करिए सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है, ऐसे देखेंगे सर्कुलर मोशन है, लेकिन इसके प्रोजेक्शन को देखना है ऐसे, तो हमको क्या दिखेगा, वो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये इसकी प्रोजेक्शन यानी कि अगर इसके साइड से देखते हैं तो देखिए आपको क्या दिखाई देने वाला है, ये देखिए, प्रोजेक्शन मतलब परछाई होता है। आप इसकी परछाई को देखिए, वहां आप इसकी परछाई को यहां देख सकते हैं, ये इस पे ध्यान दीजिए और देखिए परछाई कैसा चल रहा है उसका, परछाई वही प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए जो मैंने आपको समझाया, okay, that's the same thing, x is equal to sin omega t, here phi is 0, यही है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए वो phi पहले चल चुका है एक्स्ट्रा, और मान लीजिए वहां से चलते ओमेगा टी, नाउ व्हाट इज x, दिस वन, this one phase constant, ये देखिए, इन दोनों का ओमेगा देखिए, इन दोनों का ओमेगा सेम है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। फॉर दिस क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे फाई कितना हो गया, पाई बाई 2, ये देखिए, तब ये ऐसे चल रहा है, फाई पाई बाई 2। जब ये यहाँ पहुंचा तो ये ऊपर पहुंच चुका है, तो इसमें और उसमें कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2, ये देख लीजिए। ये दोस्तों देखिए साइनसोइडल ग्राफ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये साइन कर्व है, आप लोग बचपन में मतलब 11th में आपने पढ़ा है, ये ऐसे, दिस इज साइन कर्व, ये कॉस कर्व पे चलता है। क्यों चलता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये 180 देखिए, अगर फाई 180 है, ये देखिए दोनों, अब आपसे पूछे इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है,
देखिए कुछ बातें और हम अपने यहाँ बताया। फेज डिफरेंस, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इसे समझाना चाहता हूँ आपको फिर से। एक टर्म होता है फेज डिफरेंस दोस्तों, फेज डिफरेंस, इसे बोलते हैं फेज। ये है फेज, ये है इसका फेज और ये है इसका फेज। अगर हम आपसे पूछें दोनों में फेज डिफरेंस कितना है तो क्या करोगे? ओमेगा टी प्लस फाइव फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस माइनस ओमेगा टी, कट गया। फेज डिफरेंस कितना है? 5। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। जब भी कोई फेज डिफरेंस है मतलब दोनों के एंगल्स को घटा दीजिए, जो बचेगा वही फेज डिफरेंस है। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद तो जब वेट करेंगे तो काम आएगा वहां पे, ठीक है? इसको कर लीजिए। उसी तरीके से ये देखिए, अगर बात करा जाए यहां पे, ठीक है, ये तो ओमेगा टी और ये कहां पहुंच गया? इसका फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2। यानी कि फाई क्या होगा? पाई बाई 2। यानी कि अगर देखा जाए इसका जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है? अब दोनों फेज डिफरेंस कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस कितना बचा फेज डिफरेंस? पाई बाई 2, ठीक है? और अगर यहां होता तो ये होता पाई और वहां पे 0 है तो पाई माइनस ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी, तो पाई हो जाएगा फेज डिफरेंस, ठीक है? खैर कोई खास बात नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके इसको देख लीजिएगा फिर से। चलिए ओके, सो हम लोगों ने देखा प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे हम लोग एसोसिएट के थ्रू लिख सकते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। हम लोग ओमेगा भी समझ में आया, फेज कांस्टेंट भी समझ में आया, ठीक है? एक बार फिर चेक कर लेते हैं। x a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t प्लस फाई। मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है? ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एंगुलर स्पीड नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में अंतर क्या है? ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा तो वो होगा एंगुलर स्पीड और उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। अगर ओमेगा एसएचएम में आएगा तो उसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसको लिख लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, now this t is what? Time, and this phi is what? Phase constant. Phase constant. Okay, और ये पूरी को क्या बोलते हैं? This is called what? Phase. ये नोमेनक्लेचर्स है जो आपको अब पता होना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ गया भाई एक बात, ठीक है? इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब ना हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ेंगे। इस पे ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आपको अगर ग्राफ को ध्यान में रखना है, देख के भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है? तो ग्राफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो इक्वेशन लिखा था वो था x = a sin ओमेगा टी, ठीक है? फाई को तत्काल 0 कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना? फाई को तत्काल 0 कर देते हैं, लेट फाई टू बी 0, ठीक है? फाई लेके भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मोस्ट केस में फाई 0 लेते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि फाई 0 ही हो हमेशा,
Okay, so suppose if phi is equal to 0, then x is equal to a sin omega t and b is equal to what? a omega cos omega t और a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin okay, and we have another relation also as a b as a function of x and that is omega root under a square minus x square and a is equal to minus omega square x. ठीक है, यहाँ पे ये कैसा है फंक्शन ऑफ t में, यहाँ कैसा है फंक्शन ऑफ t में, यहाँ कैसा है फंक्शन ऑफ t में, यहाँ कैसा है फंक्शन ऑफ x में, यहाँ कैसा है फंक्शन ऑफ x में. ओके, ये सारी बातें. तो इसमें ग्राफ आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए xt ग्राफ क्या होगा ऐसे मोशन का, ऐसे मोशन का, एस vt ग्राफ क्या होगा, at ग्राफ क्या होगा. ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया गया ax ग्राफ क्या होगा, vx ग्राफ क्या होगा. ठीक है, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है. तो करते हैं कि करके देखिए. अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए xt कर सकते हैं, पहला काम भी करते हैं xt. ये है t और ये है x. ठीक है ना, xt कर, अगर xt कर देखा जाए तो 0, जब टाइम 0 था, ठीक है ना, तो phi 0 का क्या मतलब है, कहां पे होगा, बेस लाइन पे. ठीक है, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस में कुछ भी नहीं है. सो दैट इज a sin omega t. इफ यू पुट t is equal to 0, it would be what, 0 and x is equal to 0. It means that this is at this point. Okay, and we can see friends कि ये एक साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, और ऐसा ऐसा बढ़ता चले. कोई खास बात नहीं है. ओके, ये हुआ xt का. ठीक है, फिर वहीं पे देखना है vt का. vt का अच्छा, ये यहां पे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ये कितना हुआ, ये एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एम्पलीट्यूड. दिस इज ओके. अच्छा, ये जो है अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड यहाँ पे होता है ऐसा. देखिए ये ऐसे से ऐसे है, फिर यहाँ से ऊपर सेम ऐसे उठना स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे से चलेगा, रिपीट करेगा. तो क्या रिपीट करेगा, तो ये रिपीट करेगा, ये एक साइकिल, फिर इसी का साइकिल दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसा रिपीट होता चलेगा. यानी कि अगर ये t है तो ये कितना है, दिस इज t. अगर ये 0 है तो ये क्या है, t, और ये क्या है, t by 2. आई बात समझ में, ये कंडीशन है. ओके, अब b और t में देख लीजिए. अगर b और t में तो ये cos का फंक्शन है. अगर cos का फंक्शन है तो t 0 पे क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये कितना है, दिस इज a ओमेगा. You can see if you put t is equal to 0 means cos 0, cos 0 means 1 and b बराबर a ओमेगा. देखिए a ओमेगा. ठीक है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ऐसा रिपीट करता चलेगा. ठीक है, इसका साइकिल कहां खत्म होगा, यहां. ठीक है, खैर ग्राफ के बारे में बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए. ग्राफ आप खुद ही बना लेते हैं. लिख लीजिए ये xt ग्राफ, वो vt ग्राफ. चलिए, अब देखिए अगर आपसे पूछे एटी ग्राफ. अब एटी ग्राफ क्या भाई साहब, एटी ग्राफ भी तो वैसा ही होगा जैसा एक्सटी ग्राफ होगा. अब एटी ग्राफ कैसा होगा दोस्तों, देखिए इक्वेशन कैसा है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t. आई बस समझ में. सो अब देखिए सब कुछ सेम है, सब वैसे ही ग्राफ है. t 0 पर ये 0 है. ठीक है, लेकिन t कुछ होने पे फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा. कुछ अंतर नहीं आएगा, सिर्फ ये अंतर है. और ऐसा चलता चलेगा. ठीक है, ये ज्यादा बड़ा हो गया.
फिर ऐसा ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर एनी नाउ अगेन b क्या है, this is maximum and it is how much, if you put t equal to 0 it is 0 and now it is maximum ये, और यहाँ पे ये टाइम पीरियड a, क्योंकि फिर से ये यहाँ से रिपीट करेगा, ये साइकिल रिपीट होगा, यहाँ पे ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। अगेन इफ इट इज t then it is what, t by 2, ठीक है। और ये कितना है, that is if you put what is maximum value, the maximum value of this sine function is 1, so if you put 1 here it would be a बराबर minus a omega square and this is this one minus a omega square। इस चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड्स, ओके। सो टेक इट डाउन, ये था फ्रेंड्स 80 कर्व। अब हम लोग देखेंगे AX कर्व, AX ये था आपका कौन सा कर्व, 80 कर्व। अब आएगा आपका AX कर्व। अगर हम A के साथ X का रिलेशन देखेंगे तो इट वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ओके। सो दिस A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये देखिए A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। जरा ध्यान से देखिए क्या ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है। अगर A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x किया जाए तो x का पावर क्या है, कौन सा है 1, which means what, it is a linear curve। कैसा कर्व है, linear curve। और स्लोप कैसा, तो स्लोप तो उसका देखिए मैं आपको बताऊं, अरे y बराबर mx प्लस c होता है ना लीनियर इक्वेशन, है तो वैसा ही, इसमें c क्या है 0 और m क्या है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, लीनियर। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। सो we'll make the graph like this, a and it would be ये ऐसा होगा x और a। सो ये ग्राफ कुछ है ऐसा, ये रहा a के साथ x का ग्राफ, ओके। समझ में आया? चलिए अब करते हैं b के साथ x का ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछ भी चुका है आपको जेईई एग्जाम में, ठीक है। बट ये मतलब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस पड़ता है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ग्राफ कैसा बनेगा, बट है कुछ नहीं है। देखिए अगर थोड़ा सा एनालिसिस और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानते हो तो ये काम किया जा सकता है, x और एंड दिस इज v और दिस इज vx ग्राफ। vx ग्राफ को यूज करने के लिए मुझे v और फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो व्हाट इज v एज अ फंक्शन ऑफ x, that is v is equal to, अब इसको नोट कर लीजिए, वही कर, ओके। see if v is equal to omega root under a square minus x square, so अगर हम इसको स्क्वायर करें it would be v square omega square a square minus ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सिंपल सी बात है, दोनों साइड स्क्वायर करिए और दोनों इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ओके। सो v स्क्वायर नाउ इट इज व्हाट, v स्क्वायर ओके, v स्क्वायर प्लस v, इसको इधर लेके आना है, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x या ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। Is this okay? अब आपको करना क्या है, आपको डिवाइड करना है दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से, ठीक है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, क्योंकि मुझे लाना क्या है एक्चुअली इसमें, b स्क्वायर अपॉन इसको नीचे मल्टीप्लाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है दोनों साइड में। So it would be now x square upon, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, it would be a square and separate is 1। तो अब तो बहुत लोगों को समझ आ रहा है कि कैसा इक्वेशन है। ये क्या है, ये इक्वेशन क्या बोलते हैं, b और x को क्या बोलते हैं, मतलब आपने पहले पढ़ा होगा कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये किसका इक्वेशन है बताइए, ये इक्वेशन
दैट वुड बी सर्कल। हम लोग जानते हैं कि सर्कल इज एन एग्जांपल ऑफ एलिप्स। ओके, खैर यहां देखते हैं, तो यहां पे ये कुछ ऐसा है। ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिकल ग्राफ आएगा, ठीक है, जिसमें v के उस पे यानी कि ये वाला एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, ये वाला एक्सिस, दैट इज आप ऐसा कह सकते हैं कि v के नीचे सर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये लंबा होगा, कोई खास बात नहीं है, हो सकता है। और यहाँ पे अगर a 1 से नीचे होगा तो छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बट v के नीचे वाला जो ये होता है वो v वाले एक्सिस पे होता है, हम लोग ऐसे जानते हैं अपनी मैथमेटिकल नॉलेज से। a स्क्वायर सॉरी दिस इज व्हाट a ओमेगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0 o, so this would be what, this would be a मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। तो ये हुआ आपका दोस्तों v और x ग्राफ। ये सारे ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी पूछा जाएगा इसके बारे में। आपको मतलब इसमें डायरेक्ट आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि vx ग्राफ एसएचएम का क्या होगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब कोई भी एसएचएम आ जाए, चाहे वो फाई के साथ आए चाहे जैसे भी आए, ग्राफ इसी टाइप के आने वाले हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं बस, ठीक है। वो भी चेंजेस हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर सवाल फाई के साथ आ जाए तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, a sin ओमेगा t प्लस फाई, ओके, एंड b इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ओके, एंड a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस, ओके। सपोज इफ फाई इज नॉट 0, then the given equation is like this, okay। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो x के टर्म में है, x में कोई फाई नहीं आ रहा है। x में फाई हमको जब एंगल के टर्म में लिखेंगे तभी आएगा, इस टर्म में कभी नहीं आएगा। तो x कर्व और vx कर्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, चाहे एसएचएम यहीं से स्टार्ट हो, चाहे एसएचएम अगर यहीं से स्टार्ट हो, अगर ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये उसका एम्पलीट्यूड है, तो दोस्तों चाहे यहीं से स्टार्ट करें, यहाँ पे किसी पोजीशन से स्टार्ट हो, यहाँ वेलोसिटी 0 होना है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होना है हर हाल में, इसमें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होना है और यहाँ एक्सीलरेशन 0 होना है हर हाल में, ठीक है। इसलिए vx कर्व और ax कर्व कभी चेंज नहीं होने वाला। आप ये ग्राफ देखिए, ax ग्राफ और ये v ग्राफ, अगर ये इलेक्ट्रिकल ग्राफ है तो देखिए x 0 पे ये मैक्सिमम है, दैट इज a ओमेगा। देख लीजिए x 0 पे वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम, एंड दैट इज a ओमेगा। वो a ओमेगा होता है, हम पहले निकाल चुके हैं, ये देखिए। और ये हमेशा यहीं पे मैक्सिमम होगा एक्सीलरेशन के केस में, ठीक है। और x a पे, जब x a पे जाएंगे तो वेलोसिटी कितना होता है, 0, देखिए 0 है। और दूसरा ax ग्राफ, x और a ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये कभी चेंज नहीं होगा, वो ऐसा ही आएगा क्योंकि एसएचएम कोई भी हो उसका एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। एसएचएम कोई भी हो उसका एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x ही होता है। तो वो लीनियर कम लीनियर कर्व विद नेगेटिव स्लोप लाइक दिस, ओके। सो हाँ, बट इस वाले एग्जांपल में हम एंगल्स का यूज करते हैं, वहां कुछ चेंजेस आ सकता है। कैसे चेंजेस आएंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए हम ऐसा करें कि x की ग्राफ t और x, if I put t equal to 0 means for this t equal to 0 क्या हो जाएगा, ये a sin phi, मतलब ये यहां उठ चुका है, मतलब यहां पे ये 0 नहीं है, दिस इज व्हाट a sin phi, और फिर ये यहां से चल रहा है लाइक दिस, सब phi जो भी हो, ओके, ये इस तरीके से चल रहा है। यहां भी एम्पलीट्यूड आपका नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड वही है, बट ये इनिशियली यहां से नहीं स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ है, बस इसका और कोई एरर नहीं है, ठीक है। Okay, like this. Suppose similarly if I draw with V, अगर V
dp की बात करें तो if I put t equal to 0, it would be cos phi, a ओमेगा cos phi, तो वो भी कहीं ना कहीं होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि ऐसा इसका दिस इज a ओमेगा cos phi, ये इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर यहां भी ये जो एम्पलीट्यूड है a ओमेगा ही है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, इस तरीके से चलता है। फिर सिमिलरली ये भी वैसे ही जैसा पहले चला, ठीक है, आपको समझ लीजिए। तो ये हुआ आपका इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका ग्राफ, ठीक है। और भी ग्राफ देखेंगे, एनर्जी का ग्राफ आता है, ठीक है, तो धीरे धीरे सब देखेंगे। तो यहां तक आपका आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखिए किसी किसी बुक में, अभी कोई बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मेरे बुक में साइन नहीं दिया गया, कॉस दिया गया हुआ है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं बताऊं साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। देखिए ये हार्मोनिक फंक्शन, इसको पहचानने का एक और तरीका है, क्या? डबल डिफरेंशिएट पे वही आ जाए। एक्चुअली लैप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाई करे तो सेम मतलब लैप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए बेसिकली। खैर एनीवे आपको नहीं पता, छोड़िए होगा। आप ये समझिए कि पीरियोडिक मोशन है, बार-बार अपने पाथ पे आएगा, तो सोचिए साइन को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा? cos, और cos को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा? sin, अब फिर कीजिए तो cos, अब फिर कीजिए तो sin, ये बार-बार sin cos आता चलेगा। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, इसलिए हम साइन पढ़ते हैं। तो साइन के साथ अगर cos भी करेंगे क्या तो भी होगा? आंसर है बिल्कुल होगा। cos का डिफरेंशिएट sin, sin का डिफरेंशिएट cos, cos का डिफरेंशिएट sin, sin का डिफरेंशिएट cos, ये ऐसा ही चलता चलेगा। आई बात समझ में? तो चाहे sin लीजिए चाहे cos लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सर tan है क्या? करके देखो ना, tan का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या tan x आता है क्या? आंसर है नहीं। समझ आया? तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन tan x नहीं आता है, ठीक है, इसलिए वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। e टू द पावर x हार्मोनिक फंक्शन है क्या? आंसर है हाँ। फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से करो, वही आएगा। खैर आगे चर्चा करेंगे उसका। खैर तो ये ऐसा काम हो रहा है मतलब। अब देखिए, अब कहने का मतलब cos में भी आएगा तो बच्चों घबराना नहीं, cos वाला कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। देखिए जनरल इक्वेशन जो आता है वो होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस फाई। अगर हम इसको x बराबर a, अगर कोई ऐसा मोशन है, इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos के टर्म में, a cos पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t प्लस फाई। अब देखिए ये और ये कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a cos ओमेगा t प्लस फाई प्लस ओमेगा t, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक। अब ये दोनों कांस्टेंट में सॉरी पाई बाई, ये दोनों कांस्टेंट है, ये फेस कांस्टेंट है, ये तो खुद में कांस्टेंट है। तो इसको आप एक नया बोल लीजिए, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। अब इसको लेके चलिएगा तो इसके हिसाब से रिलेशन आएगा, इसको लेके चलिएगा तो इसके हिसाब से रिलेशन आएगा, अंदर कुछ भी नहीं है। साइन और cos में लाइन करने की फिर डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, बस और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों अपनी जगह सही है, ठीक है, दोनों एक हार्मोनिक फंक्शन है, दोनों अपनी जगह सही है। तो सवाल ये है कि सर आसान कौन होगा? आसान ये होगा, ठीक है ना, इसको समझने में आसानी होती है क्योंकि ये 0 पे 0 होता है और मैक्सिमम पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये 0 पे मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम पे 0 होता है, तो इसलिए अच्छा ये है हम लोग इसको पढ़ेंगे बुक में। किसी को अगर इसमें पढ़ना होगा तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल इस पे ही पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस ओके? ये दो लेक्चर जो थे आपके लिए पूरे के पूरे बेसिक स्टडी थे, जो कि एसएचएम को समझने में आपको मदद करेगा कि एसएचएम एक्चुअली क्या, कौन सा प्राणी है, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए दोनों वीडियो को और समझिए, एसएचएम का थोड़ा बहुत फील तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर इसकी एनर्जी एनालिसिस को भी देखेंगे और सवाल कैसे किया जाए वो देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।